हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो नवंबर 2020 का वेरिएंट 22 है। क्वेश्चन 1, इट्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो अंजलि इज अ सोल ट्रेडर और उसने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं। सही है। तो देख लेते हैं कि क्या सीन है इसका। तो पहले तो वो कह रहा है कि भाई इसका बैंक बैलेंस बताओ कितना होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो कह रहा है ये बताओ उसका एंड में बैंक बैलेंस कितना होगा। तो देखो, हमें ये पता है कि जब साल स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त अंजलि का जो बैलेंस है वो 4600 है, राइट। अब ड्यूरिंग द ईयर ये सब कुछ हुआ है, राइट। ये ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। तो इसमें हमें देखना होगा यार किस चीज में पैसा आता है और किस पैसा जाता है। ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास पहले $4600 थे, फिर आपने जनरल एक्सपेंसेस पे किए, दैट मीन्स आपके इसमें से $11480 निकल गए, राइट। क्योंकि आपने जनरल एक्सपेंसेस पे किए, राइट। ओके। वो पहले सारी पेमेंट्स को प्लस करे मार्क्स स्कीम में और फिर रिसीप्स को प्लस करके ऐड माइनस करे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रेड पेबल्स को भी पेमेंट करी है, तो ये भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ क्योंकि पैसा जा रहा है। सही है। फिर उसने लेकिन रिसीप उसको पैसे मिले भी हैं, तो ये उसका पैसा आ रहा है 73850। रेंटल इनकम उसको 9000 की मिली है, तो ये भी पैसा आ रहा है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स ना प्लस होगा ना माइनस होगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। मतलब इसमें जब रिटर्न इनवर्ड्स होती है तो हमारे पास इन्वेंट्री वापस आती है। सही है। और हमें उसके पैसे नहीं देने होते क्योंकि कैश रिटर्न इनवर्ड नहीं है। हम अस्यूम कर रहे हैं कि सारी सेल जो है वो क्रेडिट पे है, ठीक है। बिकॉज कैश सेल्स का देखो कहीं जिक्र भी नहीं है और ना ही कोई कैश परचेज का जिक्र है। तो सिर्फ ये वाली चीजें आप इनकॉर्पोरेट करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो 5 वैल्यूज हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके पास एंड में बैंक में $18520 होने चाहिए। फिर उसने बोला आप इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या इन्होंने वर्किंग की जगह दी है? बिल्कुल दी है। तो इधर देखो ये वर्किंग का बॉक्स है, तो इधर आप अपनी इनकम स्टेटमेंट के लिए वर्किंग करोगे। जैसे अगर सेल्स निकालनी है तो आपने अगर लेट से एक अपना SLCA बनाना है या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, जो भी, उसके दोनों एक ही चीज होती है। सही है। मैंने जब आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने उसको बोलता था ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज हमने उस वक्त तक कंट्रोल अकाउंट का चैप्टर किया नहीं था। बट आई होप इट मेक सेंस नाउ। सो वी कैन सी हेयर दैट हमारे, और जिनको अकाउंट के बगैर निकालना आता है वो अकाउंट के बगैर भी निकाल सकते हैं। मतलब आपने ये जो रिसीवेबल से आपको पैसे मिले हैं, इसमें आप प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि ये आपके ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं 12850 के, राइट। 12850 के, और आपके क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं 14980 के। और हमें रिसीवेबल से जो पैसे मिले हैं वो मिले हैं 73850, राइट। और फिर अब देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर एक रिटर्न इनवर्ड्स हुई है 2070 की। ओके। और उसके अलावा कोई बैड डेट अगर हुआ होगा, जी, तो कह रहे हैं बैड डेट्स ऑफ 2300 वर रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे 2300 के बैड डेट्स भी जाएंगे। और फिर जब आप ये 1 2 3 4 5 4 5 बिल्कुल, तो इससे आपके पास ये जो आंसर आएगा, दिस शुड बी 80350, विच इज योर सेल्स। सेम गोज फॉर परचेजेस। आप उसके लिए यहाँ पे PLCA बना लो, और उसमें भी हम बात कर सकते हैं कि भाई हमारा जो BD है वो कितना है। तो BD हमें इसने ट्रेड पेबल्स का दिया हुआ है 9930, राइट। CD इसने हमें दिया हुआ है 11470। बैंक से हमने इसको पेमेंट करी है 50250 की। और एक परचेज रिटर्न हुई हैं आई थिंक 1290 की। इससे हमें परचेजेस की वैल्यू भी मिल जाएगी विच विल बी 53
8080. So I've calculated my sales, I've calculated my purchases. बाकी चीजों को तो बस हमने इनकम स्टेटमेंट में प्लेस करना है, मतलब के, और क्योंकि ये सोल ट्रेडर है तो उसकी पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वो सिर्फ कंपनी में होता है कि आप उस मोटी मोटी चीजें दिखाते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एक वैल्यू, फिर एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिर्फ कंपनी में होता है। नॉर्मल सोल ट्रेडर में आप वैसे ही करेंगे जैसे आपकी सेल्स है, हमारी सेल्स है 80350 हमने अभी निकाली है, ठीक है, और बिकॉज रिटर्न इनवर्ड्स भी थी या सेल्स रिटर्न भी थी तो उसको माइनस करेंगे जो है 2070। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं सर हमने जब कंट्रोल अकाउंट में इधर डाल लिया है तो हम वापस से क्यों माइनस कर रहे हैं। तो भाई ये ग्रॉस सेल्स है और ये आपकी सेल्स रिटर्न है, मतलब ये सेल्स रिटर्न को मिला के हैं ये सेल्स, ओके, बिकॉज आपने ये सेल्स देखो यूं जब निकालते हो तो उसमें आपने सेल रिटर्न को ऐड किया है, तो अब आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। हमेशा जो चीज कंट्रोल अकाउंट में यहाँ जाती है वो वापस से इनकम स्टेटमेंट में जाती है। जैसे अगर डिस्काउंट अलाउड यहाँ जाता है, डिस्काउंट अलाउड यहाँ भी जाएगा, परचेज रिटर्न अगर जाएगी तो इधर भी जाएगी, सही है। अच्छा, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स में यू हैव ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज 14,500 जो दी हुई है सवाल में, आई थिंक, आई प्रिज्यूम, या परचेजेस जो हमने निकाली थी 53080, मगर उसमें से 1290 की रिटर्न्स भी हो गई, तो मैं परचेज रिटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है क्वेश्चन में विच इज 18,000, सवाल के अंदर दी हुई है, मुझे कुछ नहीं करना है, सही है। या तो कोई मार्कअप मार्जिन दिया हुआ होता तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ढूंढते, लेकिन वो तो उसने खुद ही बता दिया क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है, तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये 48290 आता है बेटा, और ये इसको आप माइनस कर दोगे तो 2990 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर देखना होता है कि कोई इनकम तो नहीं है, तो इनकम्स में इनको मुझे याद है रेंट मिल रहा था 9,000 का। अच्छा, कोई रेंट में ना कोई अक्रूवल ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, इसका मतलब है हमें सारा रेंट टाइम पे मिला है, तो पूरा का पूरा 9,000 का रेंट मैं अपनी इनकम में डाल सकता हूँ बिकॉज इट्स रेंट इनकम, सही है। अब इसको अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में एक्सपेंसेस को माइनस जब कर रहे होंगे तो उधर ही कर देंगे, ठीक है। अब एक्सपेंसेस में क्या जाएगा, तो हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस में एंड में आप देखो एक प्रीपेड है 600 का, तो जनरल एक्सपेंसेस में से बस हमें 600 निकालने पड़ेंगे ना, जो 11480 है इसमें से 600 हटाना पड़ेगा, तो ये 10880 बन जाएगा जनरल एक्सपेंसेस 10880। फिर हमारे बैड डेट्स हैं, और बैड डेट्स 2300 के हैं बिकॉज सवाल में बताया हुआ है कि बैड डेट्स 2300 है, राइट, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, फिर आपका आई थिंक डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, तो डेप्रिसिएशन जो है वो, अच्छा, कैरिंग वैल्यू मतलब नेट बुक वैल्यू, ओके, तो ओपनिंग वैल्यू दी हुई है। जब भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दी होगी ना, तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओपनिंग वैल्यू प्लस अगर कुछ खरीदा, तो क्या हमने कुछ खरीदा है, नहीं हमने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, राइट, खरीदा होता तो यहाँ होता, माइनस जो हमने बेचा, बेचा भी नहीं है, माइनस क्लोजिंग वैल्यू विच इज 72250, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फर्क है वही आपकी डेप्रिसिएशन है, मतलब 12750। सो ये हमारी 12750 की डेप्रिसिएशन आ गई, और जिनाब्स आपके पास ये फिर प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर 13060, ओके। तो ये उसने कितने मार्क्स दिए हमें, इसके 17 मार्क थे, और ये बैंक बैलेंस के 3 मार्क थे, सही है। तो 2/3 ऑफ द क्वेश्चन इज डन। फिर कहता है ग्रॉस मार्जिन निकाल लो। अच्छा, इसमें मैं मार्क्स स्कीम से इख्तलाफ है मेरा, एग्जामिनर ने बिल्कुल गलत किया। ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके ये नेट सेल्स है, इसको ग्रॉस सेल बोलते हैं। देखो ये जो शेड हुआ है ये ग्रॉस सेल है, जो नहीं हुआ वो नेट सेल है। हमेशा जितने भी रेशियो है ना वो नेट सेल पे निकलते हैं, क्योंकि बेटा जो जो रिटर्न हो गया वो तो कभी बिका ही नहीं ना, एक तरीके से वो तो कैंसिल कर दिया ना आपने। तो यू ओनली मेक प्रॉफिट ऑन व्हाट यू एक्चुअली सेल। जो सेल जो रिटर्न हो जाता है उसका तो प्रॉफिट भी एक तरीके से रिटर्न हो जाता है, क्योंकि
वो बंदा आपको वापस करता है, ठीक है। तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि क्यों इन्होंने किया है, गलत किया भाई, ये बहुत चीजें गलत करते हैं। आप जब A2 में आओगे तो आपको एहसास होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 29990। एग्जामिनर ने क्यूट मिस्टेक करी है कि उसने उसको सेल से डिवाइड कर दिया, जल्दी में था आई थिंक। ओके, हमें 7, ये तो ये सही आंसर है मेरी नजर में। ओके, इसी तरह जो मार्कअप है, मार्कअप होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें कोई आई थिंक डिस्क्रिपेंसी नहीं है, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट और उसकी कॉस्ट सेम है। हालांकि देखो, अब यहाँ पे जो उसने परचेजेस लिए एक तरीके से नेट ही लिए ना, उधर भूल गया वो। सही है, रोजे वोजे में होगा। तो ये होगा 29990 डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट है 48290 इंटू 100, जो भी आंसर आता है आई थिंक 62% आता है। और ऊपर वाला उनका 37.72 है, 37.32 है, बट सही आंसर मैं लिख देता हूँ, आगे थ्योरी में ना काम आए। हमारा थोड़ा ज्यादा आएगा ना, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर हमने छोटा किया ना, नेट पे किया। वो अंडरस्टेट कर रहा है यार अपना ग्रॉस मार्जिन, पागल आदमी। ओके, प्रॉफिट मार्जिन होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, या प्रॉफिट फॉर द ईयर अपॉन नेट सेल्स। सो प्रॉफिट फॉर द ईयर तो हमारा 13060 है। इधर भी एग्जामिनर पागल ने 80350 लिया, लेकिन 78280 लेना चाहिए। यार मैं इतना पागल पागल उसको बोल रहा हूँ, अगर उसको पता चल गया, लेकिन नहीं पता चलेगा ना, आप में से तो कोई नहीं बताएगा यार, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये 16.68% आता है। सही है, उनका 16.25 है, वो थोड़े से। ओके ओके ओके। फिर कहता है एक्सप्लेन हाउ अ बिजनेस में इंक्रीज इट्स ग्रॉस मार्जिन। भाई देखो, ग्रॉस मार्जिन होता है द गैप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। कितने काम खरीदते हैं, कितने काम बेचते हैं, उसमें जो गैप है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस को हटा के जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट होती है, और जो बेचने की, जैसे अगर आप 50 रुपए का बेचते हो या 100 रुपए का बेचते हो, और आपकी जो कॉस्ट है वो 70 रुपए है, 70 रुपए की चीज खरीद के 100 रुपए की बेची, तो आपका मार्जिन 30 रुपए है, ठीक है। ओके, सो इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? बढ़ा ऐसे सकते हैं कि यार 100 से या तो ज्यादा का बेचो, या 70 से कम का खरीदो। मतलब या तो परचेजिंग कॉस्ट कम हो, या सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, उसी से आपका मार्जिन जो है वो बढ़ सकता है। तो उसने बोल दिया रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल बाय फाइंडिंग लेस एक्सपेंसिव सप्लायर, एक उसने दिया हुआ रीजन, एक ही शायद पूछ रहा है, बट ऐसे इम्प्लाई नहीं कर रहा कि एक पूछ रहा है। मैं अगर होता, मैं सेल साइड पे 2 लिख के आता भाई, कि प्राइस आया तो अपनी प्राइस बढ़ाओ किसी तरीके से, या अपनी कॉस्ट को कम करो। इसमें आप बिजनेस में इंप्रूव इट्स प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? मेरे ख्याल से आप प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर सकते हो, अगेन अगर 2 रीजन देने हो। एक तो आप या तो अपनी कोई अदर इनकम बढ़ाओ, या आप अपने एक्सपेंसेस को कम करो, या आप अपने ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाओ, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस मार्जिन में से ही निकलता है। जैसे अगर आपने एक चीज 100 रुपए की बेची और 70 रुपए की खरीदी, अब आपका 30 रुपए ग्रॉस मार्जिन है। अब जो भी नेट भी निकलेगा वो इसी का बच्चा होगा ना, क्योंकि इसमें से ही एक्सपेंसेस कटेंगे। तो ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ये अच्छा कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा है। स्टेट वन रीजन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। एम्प्लॉइज को क्यों देखनी होगी भाई? उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए, कि अगर कंपनी का हाल बुरा है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी दिवालिया निकल जाए। सप्लायर्स की भाई हमें वो पैसे वैसे टाइम पे मिलेंगे या नहीं। ओके, और गवर्नमेंट टैक्स वैक्स देखने के लिए, सब्सिडी वगैरह देखने के लिए। ठीक है, तो अच्छा सवाल था।